दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में कहानी है इकरस की। इकरस को पंख मिले थे जो मोम के बने थे। उसे चेतावनी दी गई थी, उड़ो, मगर सूरज के ज्यादा पास मत जाना, वरना मोम पिघल जाएगा और तुम गिर जाओगे। लेकिन उड़ने का नशा, पावर का नशा इतना खतरनाक होता है कि इंसान भूल जाता है कि वो भगवान नहीं है। वो सूरज के करीब गया और समुद्र में गिरकर मर गया। आज की कहानी मॉडर्न इंडिया के एक रिस्की है, एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था। आईआईटी दिल्ली का दिमाग, आईआईएम अहमदाबाद की डिग्री, एक ऐसी कंपनी भारत पे जो 3 साल में 20,000 करोड़ की बन गई। वो आदमी जिसका फेस इंडिया के हर टीवी स्क्रीन पर था, जिसका डायलॉग "ये सब दोगलापन है" इंडिया का एंथम बन गया था। लोग उसे बिजनेसमैन नहीं, कल्ट लीडर मानते थे। लेकिन फिर एक फोन कॉल, सिर्फ 2 मिनट की एक लीक्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग, और वो पूरा एम्पायर, वो पूरी इज्जत, वो पूरा शार्क वाला रुतबा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रातों रात वो हीरो से विलेन बन गया। उसके अपने बनाए हुए बोर्ड ने उसे फ्रॉड कहकर कंपनी से बाहर फेंक दिया। उसकी वाइफ को फायर कर दिया गया। उसके घर पर पुलिस और ईओडब्ल्यू के छापे पड़े। वो आदमी जो एंटरप्रेन्योर्स को गाली देता था कि तू धंधा बंद कर दे, आज वो कोर्ट में जज के सामने खड़ा है। ये कहानी अशनीर ग्रोवर की है, लेकिन ये कहानी फिनटेक की नहीं है। ये कहानी है ह्यूब्रिस यानी अहंकार की। ये कहानी है उस लक्ष्मण रेखा की जो एक जीनियस और एक क्रिमिनल के बीच होती है। क्या अशनीर ग्रोवर एक विक्टिम थे जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार हुए, या वो एक मास्टरमाइंड थे जिन्होंने सिस्टम को लूटा? आज हम ऑपरेशन करेंगे उस दिमाग का जो शायद इंडिया का सबसे तेज लेकिन सबसे खतरनाक दिमाग है। आइए देखते हैं उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द एलीट इनसाइडर, नॉट अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। अशनीर ग्रोवर की कहानी कोई गरीब किसान का बेटा बना करोड़पति वाली कहानी नहीं है। वो शुरू से ही एलीट थे। वो सिस्टम के इनसाइडर थे। दी ओरिजिन, उनका जन्म साउथ दिल्ली की एक वेल टू डू फैमिली में हुआ। फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। घर में बचपन से ही बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की बातें होती थीं। अशनीर पढ़ाई में गिफ्टेड थे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की, यानी इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, यानी इंडिया का सबसे टफ बिजनेस स्कूल। लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं इनमें से किसी एक में घुसने के लिए। अशनीर ने दोनों टॉप किए। द बैंकर माइंडसेट, 2006-2015। कॉलेज के बाद अशनीर ने कोई स्टार्टअप नहीं खोला। उन्होंने ज्वाइन किया कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। 7 साल। ये 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप क्या करते हैं? आप बड़े बिजनेसेस को बिकते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे एक कंपनी की वैल्यू हवा में बढ़ाई जाती है ताकि आईपीओ लाया जा सके। अशनीर ने वहां सीखा कि पैसा प्रोडक्ट से नहीं, पैसा वैल्यूएशन से बनता है। वो मुंबई के हाई स्टेक्स बोर्डरूम्स में बैठते थे, जहां 500,000 करोड़ की डील एक चाय के कप पर होती थी। यही वजह थी कि अशनीर में एक अलग लेवल का एरोगेंस था। वो एंटरप्रेन्योर्स को टेकी समझते थे और खुद को धन्य वाला। द स्ट्रीट फाइटर ग्रोफर्स, 2015 में उन्होंने बैंकिंग छोड़ी और ग्रोफर्स, अब ब्लिंकिट ज्वाइन किया एज अ सीएफओ। यहां उन्होंने एसी कमरे से निकलकर सड़क की लड़ाई सीखी। ग्रोफर्स लॉस में था। अशनीर का काम था पैसा बचाना और पैसा लाना। अलबिंदर धिंसा के साथ रहकर उन्होंने समझा कि इंडिया का कंज्यूमर डिस्काउंट का भूखा है। लेकिन 2017 आते आते उन्हें लगा कि मैं दूसरों का धंधा क्यों मैनेज कर रहा हूं। मैं नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे मालिक बनना है। उन्होंने ग्रोफर्स छोड़ दिया। 2018 में 36 इयर्स की एज में अशनीर सड़क पर थे। उनके पास पैसा था, एक्सपीरियंस था, लेकिन आइडिया नहीं था। और तभी किस्मत ने उन्हें मिलाया शश्वत नकरानी और भाविक कुलाडिया से। ये दो लड़के एक टेक प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे। अशनीर ने प्रोडक्ट देखा और कहा, ये गोल्ड माइन है, इससे हम इंडिया को हिला देंगे। और वहां से जन्म हुआ भारत पे का। चैप्टर 2, द ब्लू कोड रेवोल्यूशन, द राइज। 2018 का इंडिया याद कीजिए। हर दुकान पर नीले रंग का पेटीएम का क्यूआर कोड लगा होता था। पेटीएम मार्केट का राजा था। विजय शेखर शर्मा गॉड थे। लेकिन अशनीर ने उस राजा की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। द प्रॉब्लम, उस वक्त अगर दुकानदार पेटीएम के क्यूआर कोड से पेमेंट लेता था तो पेटीएम उससे 1.5% कमीशन यानी एमडीआर काटता था। मतलब अगर चाय वाले ने 100 रुपए की चाय बेची तो 1.50 रुपीस पेटीएम रख लेता था। चाय वाला कहता था कि साहब मेरा मार्जिन ही 5 रुपए है, उसमें से 1.50 आप ले लोगे तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कैश दे दो। दूसरी प्रॉब्लम, पेटीएम के क्यूआर पर सिर्फ पेटीएम चलता था। फोन पे वाला कस्टमर पे नहीं कर सकता था। दुकानदार की टेबल पर 4-5 क्यूआर कोड पड़े रहते थे। द मास्टर स्ट्रोक, अशनीर ने कहा जीरो एमडीआर।
उन्होंने दुकानदारों से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा क्यूआर कोड दूंगा भारत पे जिस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब चलेगा, यूनिवर्सल क्यूआर। और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लूंगा, तुम्हारा पूरा 100 रुपीज तुम्हारे बैंक में आएगा और वो भी उसी दिन शाम को। दुकानदारों को लगा ये कोई फ्रॉड है, फ्री में धंधा कौन करता है। लेकिन अशनीर ने एजेंट्स की फौज उतार दी। उन्होंने एजेंट्स को बोला, जहां भी पेटीएम का स्टिकर दिखे उसके ऊपर भारत पे का स्टिकर चिपका दो। ये गुरिल्ला वॉरफेयर था। देखते ही देखते 6 मंथ्स के अंदर भारत पे ने मार्केट कैप्चर कर लिया। पेटीएम को मजबूरी में अपना कमीशन जीरो करना पड़ा। अशनीर ने इंडिया के सबसे बड़े फिनटेक जायंट को घुटनों पर ला दिया था। द रेवेन्यू ट्रैप। लेकिन सवाल ये था, अगर कमीशन नहीं ले रहे तो पैसा कैसे कमाओगे? कंपनी चैरिटी तो है नहीं। यहाँ अशनीर का बैंकर ब्रेन काम आया। उन्होंने कहा, मुझे पेमेंट से पैसा नहीं कमाना, मुझे उधार यानी लेंडिंग से पैसा कमाना है। दुकानदार के पास भारत पे का सारा डेटा था कि वो रोज कितनी चाय बेचता है। अशनीर ने कहा, बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पास कागज नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी सेल देखकर लोन दूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा कटवा लेना। ये मॉडल सुपरहिट हो गया। दुकानदारों को पैसा मिला, भारत पे को हाई इंटरेस्ट रेट मिला। फिर उन्होंने लॉन्च किया 12% क्लब। आम लोगों से कहा, बैंक तुम्हें 4% ब्याज देता है, मुझे पैसा दो, मैं 12% दूंगा। लोगों ने बोरियां भर भर के पैसा भारत पे में डाला। अगस्त 2021 भारत पे यूनिकॉर्न बन गया। वैल्यूएशन $2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए। अशनीर ग्रोवर अब फिनटेक किंग बन चुके थे। उनके पास पावर थी, पैसा था, लेकिन अब उन्हें चाहिए थी फेम यानी शोहरत। और यहीं से एंड गेम शुरू हुआ। चैप्टर 3, द शार्क, द ऑडियो एंड द कोटक कॉल। 2021 में सोनी टीवी ने शार्क टैंक इंडिया लॉन्च किया। अशनीर ग्रोवर जज बने। शो पर उनका अंदाज वैसा ही था जैसे वो रियल लाइफ में थे, ब्रूटली ऑनेस्ट। वो फाउंडर्स को बोलते थे, भाई तू धंधा बंद कर दे, तेरे बस का नहीं है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब दोगलापन है। इंडिया की जनता को ये अल्फा मेल एटीट्यूड पसंद आया। अशनीर रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। उनके मीम्स वायरल होने लगे। वो इंस्टाग्राम रील्स पर छा गए। द गॉड कॉम्प्लेक्स। फेम का नशा शराब से ज्यादा खतरनाक होता है। अशनीर अब खुद को इनविंसिबल यानी अजय समझने लगे थे। उन्होंने 10 करोड़ रुपीस की पॉश कायमान खरीदी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल पर 10 करोड़ रुपीस खर्च किए। वो अपने स्टाफ से बदतमीजी से बात करते थे। बोर्ड मीटिंग्स में इन्वेस्टर्स को चुप करा देते थे। इन्वेस्टर्स सेकोया, रिबिट चुप थे क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन वो एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका अशनीर ने खुद उन्हें प्लेट में रखकर दे दिया। द इंसिडेंट, अक्टूबर 2021। इंडिया में नायका का आईपीओ आने वाला था। आईपीओ में पैसा लगाने पर कंफर्म प्रॉफिट दिख रहा था। अशनीर ने कोटक वेल्थ मैनेजमेंट, अपने पुराने एम्प्लॉयर को कॉल किया। उन्होंने कहा कि मुझे नायका के आईपीओ में 500 करोड़ रुपीस लगाने हैं, मुझे फाइनेंसिंग यानी लोन चाहिए। कोटक ने पहले हाँ कहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आरबीआई के कुछ नए रूल्स की वजह से कोटक ने मना कर दिया। अशनीर का दिमाग हिल गया। उन्हें लगा कि उनका करोड़ों का प्रॉफिट हाथ से निकल गया। मेरे जैसे बड़े आदमी को मना कैसे किया? उस गुस्से में अशनीर ने कोटक के रिलेशनशिप मैनेजर को फोन लगाया और उस फोन कॉल पर क्या बात हुई वो जनवरी 2022 में एक लीक्ड ऑडियो क्लिप के रूप में बाहर आई। उस क्लिप में एक आदमी, एलिजिडली अशनीर, उस एम्प्लॉय को मां बहन की गालियां दे रहा था। वो कह रहा था, पुलिस उठा के ले जाएगी तेरे को एनकाउंटर में, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अशनीर ने पहले ट्वीट किया, ये फेक ऑडियो है, कोई स्कैमर मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि हम अशनीर ग्रोवर पर लीगल एक्शन लेंगे। ये ट्रिगर पॉइंट था। भारत पे के इन्वेस्टर्स सिकोया, जो अब तक चुप थे, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, ये आदमी अब कंपनी के लिए लायबिलिटी बन चुका है, इसका बिहेवियर कंपनी को डुबा देगा। उन्होंने अशनीर को छुट्टी यानी वॉलंटरी लीव पर जाने को कहा। अशनीर को लगा ये 2-3 महीने की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बोर्ड ने उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर ली है। चैप्टर 4, द कूप, द फ्रॉड एंड द एग्जाइल। अशनीर के छुट्टी पर जाते ही भारत पे के बोर्ड ने एक फोरेंसिक ऑडिट फर्म एल्वारेज एंड मार्शल को हायर किया। मकसद था कंपनी के अकाउंट्स चेक करना। जो रिपोर्ट आई उसने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ गाली गलौज का मामला नहीं था, ये पैसा चोरी का मामला बन गया। द एलिगेशंस, आरोप। ऑडिट में 3 बड़े फ्रॉड सामने आए। फेक एचआर कंसल्टेंसीज। अशनीर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर कंपनी की हेड ऑफ कंट्रोल्स थी। सारा पैसा और हायरिंग उनके हाथ में थी। आरोप लगा कि माधुरी ने ऐसी एचआर एजेंसीज को पेमेंट किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब स्टाफ हायर हुआ डायरेक्ट, लेकिन दिखाया गया कि किसी एजेंसी ने करवाया और उस एजेंसी को कमीशन दिया गया। वो एजेंसीज किसके नाम पर थी? माधुरी के रिश्तेदारों के नाम पर। आरोप था कि करोड़ों रुपए कंपनी से निकालकर वापस ग्रोवर फैमिली के पास आए। पनीपत कनेक्शन। आरोप लगा कि जो जीएसटी इनवॉइसेस जनरेट हुए थे वो फेक वेंडर्स के थे जो पनीपत यानी माधुरी के होम टाउन से ऑपरेट कर रहे थे। पर्सनल लग्जरी। कंपनी के पैसे से अशनीर और उनकी फैमिली ने दुबई और यूएसए के ट्रिप्स किए। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, डिजाइनर क्लोथिंग
क्लोथ्स सब कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पे हुआ। द ब्लड बाथ। बोर्ड ने सबसे पहले माधुरी जैन को फायर किया। ये अश्नीर के लिए डायरेक्ट वॉर डिक्लेरेशन था। अश्नीर ने मीडिया वॉर शुरू कर दी। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन रजनीश कुमार, जो एसबीआई के एक्स चेयरमैन थे, पर हमला बोला। उन्होंने सीईओ सुहेल समीर को गालियां दी। उन्होंने धमकी दी, अगर मुझे निकालना है तो मेरे शेयर्स के 4000 करोड़ रुपए दो, तब जाऊंगा। लेकिन बोर्ड के पास सबूत थे। 1 मार्च 2022 की आधी रात अश्नीर ग्रोवर को खबर मिली कि अगले दिन बोर्ड मीटिंग में उन्हें टर्मिनेट फॉर कॉज यानी गलती के लिए निकालना किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो उनके सारे शेयर जीरो हो जाते। इसीलिए मीटिंग से कुछ मिनट पहले रात के 12:05 पर अश्नीर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दिया। उस लेटर में उन्होंने लिखा, मैं वो इंसान हूं जिसने इस कंपनी को पैदा किया। आज तुम लोग मुझे ही निकाल रहे हो। तुम लोग मेरी कंपनी चला तो लोगे, लेकिन कभी अश्नीर नहीं बन पाओगे। अगले दिन भारत पे ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत पे ने अश्नीर और उनकी वाइफ पर 88 करोड़ रुपीस का सिविल सूट फाइल किया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर दर्ज की। उनके घर पर छापे पड़े। अश्नीर और उनकी वाइफ को दुबई जाने से एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। द करंट स्टेट। आज अश्नीर ग्रोवर भारत पे से बाहर हैं। जिस कंपनी को उन्होंने बच्चा कहा था, वो अब उनके दुश्मन चला रहे हैं। उन्होंने एक नई ऐप क्रिक पे यानी थर्ड यूनिकॉर्न शुरू की है, लेकिन वो वक्त, वो रुतबा, वो शार्क टैंक की कुर्सी, वो सब जा चुका है। भारत पे अभी भी चल रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन गिर चुकी है। कंक्लूजन, द लेसन ऑफ द लक्ष्मण रेखा। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर की कहानी हमें बिजनेस और जिंदगी के बारे में 3 सबसे बड़े लेसन देती है। पहला, कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि मैं ये कर सकता हूँ। एरोगेंस ये है कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ और बाकी सब बेवकूफ हैं। अश्नीर ने दुनिया को बेवकूफ समझा, इन्वेस्टर्स को मनी बैग समझा। यही उनकी गलती थी। याद रखिए, टैलेंट आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको वहां टिका सकता है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रियल। भविष्य अग्रवाल हो या अश्नीर ग्रोवर, इंडिया के फाउंडर्स को लगता है कि मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी करूं। लेकिन जब आप बाहर वालों का पैसा लेते हैं तो आप सिर्फ मालिक नहीं रहते, आप ट्रस्टी बन जाते हैं। अगर आप कंपनी के पैसे को अपना पर्सनल पिगी बैंक समझेंगे तो सिस्टम आपको निकाल फेंकेगा। तीसरा और सबसे गहरा, जुबान की कीमत। एक फोन कॉल, सिर्फ एक गुस्से भरा फोन कॉल। अगर उस दिन अश्नीर अपना गुस्सा पी जाते तो शायद आज वो भारत पे के चेयरमैन होते। शायद आज उनकी वैल्यूएशन 10 गुना होती। बिजनेस दिमाग से होता है, लेकिन टिकता व्यवहार यानी बिहेवियर पर है। अश्नीर ग्रोवर एक जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं। यूपीआई रेवोल्यूशन में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे राजा की तरह याद रखेगा जिसने अपना किला तो बनाया, लेकिन अपने ही हाथों से उसमें आग लगा दी। जय हिंद।